हेलो एवरीवन, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था परमाणु संरचना। और इससे पहले अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन को भरने के नियम कि इलेक्ट्रॉन को किस किस नियम के आधार पर भरा जाता है। तो वहां पे अपन ने ओपाव का जो सिद्धांत पढ़ा था उसमें बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं और कैसे नहीं भरे जाते हैं। तो ओपाव का सिद्धांत बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले उपकोषों में भरे जाएंगे, फिर उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले उपकोषों में भरे जाएंगे, ये बताया था। और इलेक्ट्रॉन भरना भी सीखा था। ये अपन ने पहले सीख लिया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। मैंने बताया था कि अगर अपन को इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो आप लोगों को सबसे पहले हाइड्रोजन से लेके जिंक तक परमाणु क्रमांक आने चाहिए। उसके साथ ही साथ तत्व आना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा तत्व या परमाणु उपस्थित होता है। इसलिए अपने को सीक्वेंस में परमाणु क्रमांक नंबर आना चाहिए। तो वहां पे मैंने बोला था आपसे कि जैसे मान लीजिएगा मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अपने को। तो मैंने बोला था 7 शब्दों का आपको पता रखना है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यहाँ पे ये शब्द अपने को याद रखने हैं या फिर उपकोष के बारे में याद रखना है कि यहाँ पे 2 उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 1s2 2s2 और 2p3 इस तरह से लिखा था। इसके बाद में मान लीजिएगा कि मैं 21 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, 21 परमाणु क्रमांक या स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इधर 4s2 और 3d1 इस तरह से मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से अपन ने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया है। लेकिन आज इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट करने वाले हैं, मतलब इसको थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं, क्योंकि आप बार बार इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकते हो। इसके लिए अपने को किस तरह से किस चीज की जरूरत पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, तब अपन इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, इसमें 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6 और इधर 4s में 2 और 3d1। मतलब लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें गया है, d उपकोष में गया है। किसमें गया है, वो d उपकोष में गया है। तो अपने को स्कैंडियम से लेकर जिंक तक शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं कि किस तरह से अपन इसके शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो यहाँ पे विन्यास लिखने के लिए शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो इसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी उत्कृष्ट गैसों की। उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें या शून्य वर्ग इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये होता क्या है, इस चीज के बारे में बताते हैं कि आप अगर आवर्त सारणी में आगे पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में ये कहां पे पाई जाती है, तो ये वर्ग 18 में पाई जाती है, जहां पे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन ये अपने पास वर्ग 18 में होती है। और यहाँ पे इसका जो परमाणु क्रमांक है अपने को सिर्फ
इसका यूज करना पड़ेगा, या ऑर्गन का काम में लेंगे या ऑर्गन को काम में लेंगे। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है अपने पास 18, इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। तो अपन 21 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखेंगे उसमें ऑर्गन का यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सॉर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था मैंने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये 3d1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे स्कैंडियम से 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 3s2, 3s2, 1s2। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो इधर देख लो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d और ये 4s, 2p6, 3s1, 3s2। इसके बाद में अपने पास 3s2 भर गया, इसके बाद में 3p6, 4s2 और ये 3d1। अगर मैं बात करता हूं टोटल, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है अपने पास 21। अब अपन को काउंट करना है कि क्या है 21 इलेक्ट्रॉन है क्या। तो यहाँ पे 2, 4, 10, 12 और 18, 20, 21, 21 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं अपने, 21 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भरा है 3d1 में। अब आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सॉर्ट करना है तो मैंने बोला है अपन किसका सहारा लेंगे, उत्कृष्ट केसों का सहारा लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सॉर्ट करने के लिए या छोटा करने के लिए। तो आप देखेगा जब इसका परमाणु क्रमांक 18 है, इसका परमाणु क्रमांक 18 है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी 18 ही रहेगी। तो इसको कैसे सॉर्ट करेंगे उस चीज को देखो। यहाँ पे देखने लायक जो बात है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कहां तक भरे हुए हैं वो चीज देखो। तो 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, 10, 12 और ये 18 यहाँ तक का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे होंगे तो ये पता लग रहा होगा कि जहां तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो अपन यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन की जगह इसका सहारा लेंगे 18 वृत्त का, और जैसे ही ऑर्गन लिखेंगे तो वहां पे अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। जैसे इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो स्कैंडियम, अगर मैंने यहाँ पे ऑर्गन लिख दिया तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर गए, लास्ट में क्या बचा है 4s2 और 3d1। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑर्गन 3d1 4s2। मैंने बताया था आपको कि ये लास्ट वाला जो होता है 4s1 ये अपना संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बोला भी था कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे 3d1 में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। संयोजकता कोष का मतलब है सबसे बाहर की तरफ कौन सा उपकोष है, तो सबसे बाहर की तरफ उपकोष है अपना 4s2। तो इसके बाद में यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीस, इसका परमाणु क्रमांक होता है 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25। इधर लिखेंगे 26 में आयरन, 26 में आयरन, 27 में कोबाल्ट, 28 में निकल और 29 में कॉपर और 30 में जिंक, 30 में जिंक। अपन ने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अपन ने इनका पूरा परमाणु क्रमांक लिख लिया सीक्वेंस में। अब अपने को शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है कि शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। मैंने बोला है कि यहाँ पे
जैसे ऑर्गन लिखते हैं तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इसके बाद में लिखा था मैंने 3d1 4s2। यहाँ तक अपने पास स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया था, लेकिन आपको पता है कि इसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी कोष में जा रहा है, तो डी आने वाला जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो डी उपकोष में जाएंगे। वो जब तक जाएंगे जब तक डी उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं मिले। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे ऑर्गन 3d2 4s2 लिख देंगे। इसके बाद में ऑर्गन 3d3 4s2 लिख देंगे। इसके बाद में ऑर्गन 3d5 4s1 लिखेंगे। इसके बाद में ऑर्गन 3d5 4s2 लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे अपन आयरन में लिखेंगे ऑर्गन 3d6 4s2 लिखेंगे। इसके बाद में कोबाल्ट में ऑर्गन 3d7 4s2 लिखेंगे। इसके बाद में ऑर्गन 3d8 4s2 लिखेंगे। इसके बाद में ऑर्गन 3d9 या 3d10 4s1 लिखेंगे। और इधर ऑर्गन 3d10 4s2 लिखेंगे। ये अपना शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुका है। अर्थात आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो सिर्फ डी में जा रहा है। लेकिन मैंने बोला था कि परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु क्रमांक 29 में खास बातें हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज हो जाता है। अर्थात यहाँ पे 4s2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4s1 आता है। इसका कारण बता चुका हूं कि यहाँ पे 4s1 क्यों आता है। इसके बाद में जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा तो अपने को अब शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अपन बार बार इस तरह से लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि डी इलेक्ट्रॉन, अगर मैं डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो आप लोग ऐसे पता रख सकते हो डायरेक्ट, जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। अगर मैं डी ओनली डी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया था, D1, D2, D3, D5, D5 और इसके बाद में यहाँ पे D6, इसके बाद में यहाँ पे D7, यहाँ पे D8, यहाँ पे D10 और यहाँ पे D10। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉपर में भी D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिंक में भी D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कि मैं इनका इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों बता रहा हूं। तो यहाँ पे अपन ने अपना शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बारे में किस तरह से अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ये सीखना है। तो अपना अगला टॉपिक है वो है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, म्यू से दर्शाया जाता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे अपन लिखते हैं √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। पीएम इसकी इकाई होती है जिसे बोर मैग्नेट्रॉन या मैग्नेट
बोला जाता है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि यहाँ पे अपने पास जो n की वैल्यू है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या रखेंगे। अब आपको मैंने बताया था कि कब पता लगेगा आपको कि उसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जैसे बात कर रहा हूं मैं आपको आयरन की बात कर रहा हूं, आयरन Fe2+ की बात कर रहा हूं, Fe2+ की बात कर रहा हूं, तो आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ऑर्गन 3d6 4s2, लेकिन इस पर कितना चार्ज है, प्लस के 2। इसका मतलब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुके हैं। कितना चार्ज है, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, 2। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालने हैं। पहले इलेक्ट्रॉन आप 3d से निकाल दो, नहीं, सबसे बाहर वाला या सबसे बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही निकलते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं निकलते हैं। जब तक बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं निकलते तब तक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ आयरन की, जैसे मैं यहाँ पे आयरन की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको Fe+2 की बात कर रहा हूँ तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये चीज देखनी है। D6 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और मैंने अभी शॉर्ट में भी बताया, 2 टाइप से बता दिया है। तो आप लोगों को पता है कि ऑर्गन तक तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, अपने को सिर्फ किसकी बात करनी है, डी की बात करनी है। तो डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3d में 5 कक्षक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने बने, 6। तो पहले इलेक्ट्रॉन बने 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अपने को कैसे पता लगेगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बात जाननी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को इंग्लिश में बोला जाता है अनपेड इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है पेड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अपने पास एक डिब्बे में ये अपने पास कक्षक है, ये अपने पास कक्षक है, और अगर एक कक्षक में अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो समझ लीजिएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जिस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं अपन युग्मित इलेक्ट्रॉन या पेड इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं अनपेड अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। अब आप लोग यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख के ये बता सकते हो कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे अपने को n की वैल्यू काउंट कीजिएगा, इसमें तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अपने को क्या चाहिए, n, और n क्या है अपने पास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है अपने को, तो काउंट कीजिएगा 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी संख्या आ गई है, 4। अतः 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है किसमें, Fe2+ में, जबकि एक जोड़ा या एक कक्षक पूरा भरा हुआ है उसे बोलते हैं अपन युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब बात कर रहा हूं मैं इसका उदाहरण लेके कि उदाहरण ले लो और बोल दिया जाए कि Fe2+ में चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो आप लोगों को पता है चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछ रखा है, और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n n+2
बोर मैग्नेट्रॉन या बीएम, ये इसकी यूनिट होती है। अब अपन ने निकाला है कि Fe2 प्लस में n की वैल्यू कितनी है, 4 है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 4 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 4 है। तो जहां पे n की वैल्यू कितनी रखते हैं, 4, n की वैल्यू कितनी रख दे अपन, 4 रख दे। तो जहां पे म्यू बराबर, यहाँ पे जैसे 4 वैल्यू रखते हैं तो 4 + 2 Bm आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पे देखना, इसको पहले कोष्टक वाले को जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 होने के बाद में इधर अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो म्यू बराबर क्या हो गया, 24 हो जाएगा। कितना हो गया, 24 हो गया। लेकिन अपने को √24 की वैल्यू नहीं आती है, तो फिर क्या करें, यहाँ पे तो दिक्कत हो गई। तो इस दिक्कत से निपटने के लिए अपन क्या करें कि √24 को अपन √25 कर दें। तो क्या दिक्कत है क्या, जी नहीं, दिक्कत नहीं होगी। एक वैल्यू बढ़ा देते हैं सोल्व करने के लिए। तो म्यू बराबर, अगर मैं इसको √25 कर रहा हूं तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने म्यू को जैसे ही सोल्व किया तो वैल्यू आ गई अपने पास 5, लेकिन यहाँ पे मैंने +1 ऐड किया था। तो जहां पे जैसे मैं +1 का ऐड कर रहा हूं तो आपको कुछ नहीं करना, जो अपने पास लास्ट में जो वैल्यू आती है उसमें से 0.10 को कम कर देना है, 0.10 को कम कर देना है। तो जहां पे जैसे ही 0.10 को कम करेंगे तो म्यू बराबर आपके पास आ जाएगी 4.9। ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आ गई। आप किसी भी आयन के लिए या किसी भी डी कक्षक के लिए आप चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसा कि बात कर रहा हूं मैं कि अपन अगर बिना सोल्व किए हुए ही अगर अपने को चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो कैसे निकालेगा कि अपन को तो क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना है, फिर भी अपने को चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो जहां पे आप n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा कि कैसे आएगी। तो करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है n+2 Bm, लगा दिया। n की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1+2, तो यहाँ पे Bm हो जाएगा। और रूट की कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे अपने पास रूट वैल्यू आएगी यहाँ पे √3। अब अपन √3 का वैल्यू पता नहीं है अपने को, ये मान के चले, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, 1 बढ़ा के लिख दो। तो 1 बढ़ा के लिख रहे हो √4, और √4 को अपन 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब है अपने में यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लेकिन अपन ने यहाँ पे 1 बढ़ाया था, तो 1 अगर बढ़ाया था तो आने वाली जो म्यू की वैल्यू होगी उसमें अपने को 0.10 कम करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू बराबर 1.9 Bm। ये इसकी वैल्यू आ गई किसके लिए, जब अपने पास n बराबर 1 हो या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो। 2 के लिए काउंट करते हैं अपन, 2 के लिए काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 के लिए काउंट करते हैं, n बराबर 2 है, तो इसके लिए n की वैल्यू n+2, तो यहाँ पे 2, 2 + 2, और ये हो जाएगा अपने पास √8। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, वैल्यू बढ़ा के लिखनी है 1, तो यहाँ पे √9 हो जाएगा, और √9 को अपन लिख सकते हैं 3। कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे मैंने 3 लिखा तो यहाँ पे मैंने 1 बढ़ाया था, तो कितना कम कर देंगे, 0.10। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.9। ये किसके लिए आ गई, यहाँ पे n बराबर 2 के लिए वैल्यू आ गई किसकी, चुंबकीय आघूर्ण निकालने की वैल्यू आ गई, या चुंबकीय आघूर्ण आ गया। अब मैं n बराबर अगर 3 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 3 + 2,
मल्टीप्लाई किया तो इतने का आ गए यहाँ पे 15 और एक बढ़ा के लिखा तो कितना आ गया 16 और 16 में को अपन क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। लेकिन अपन ने जैसे एक बढ़ाया तो अब अपन को इसको क्या लिखना पड़ेगा 3.9 लिखना पड़ेगा। तो यहां से आप एक बात मेजर कर रहे होंगे कि जैसे जैसे n की वैल्यू 1 बढ़ रही है वैसे वैसे इनकी वैल्यू भी क्या हो रही है 1 बढ़ रही है। कैसे यहाँ पे इसका वैल्यू कितनी आई थी 1.9 यहाँ पे 2.9 और यहाँ पे 3.9। तो अगर आप n बराबर 4 के लिए और n बराबर 5 के लिए भी कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू यहाँ पे वही आएगी 3.9 थी तो यहाँ पे 4.9 आ जाएगी और ये यहाँ पे 5.9 आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर अपन को सिर्फ डायरेक्ट ऐसे पता लग जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो अपन वहां पे आंसर को टिक कर सकते हैं, निकाल के भी देख सकते हैं कि कैसे आएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 और +2 bm हो गया। इसके बाद में यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया 6 जो कितना हो गया 24 तो यहाँ पे 25 कर दो और 25 को अपन लिखते हैं 5 और अगर 5 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.9। किसकी वैल्यू आ गई म्यू की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई ये म्यू की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर n की वैल्यू अपने को 5 रखना है तो रख दो, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे ही रखते हैं तो यहाँ पे अपने पास 35 आ जाएगा या 35 आ जाएगा। √30 या 35 की वैल्यू तो अपने को पता नहीं है तो इसके लिए क्या करें एक बढ़ा के लिख दो। तो यहाँ पे क्या रख देंगे अपन 36 और जैसे 36 रखा तो इसको क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे और जैसे 6 आया तो 0.10 कम कर लो तो यहाँ पे 5.9 आ जाएगा। इसके बाद में आप इसको इस तरह से देखने को मिल सकता है। तो देखेगा अपन ने पहले ही निकाल लिया था बिना सोल्व किए हुए कि अगर मेरे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 5 है तो उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू 5.9 आएगी और अगर n बराबर 4 है तो उसके लिए मेरे पास म्यू की वैल्यू 4.9 आएगी। इसी तरह से यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं कि अगर किसी भी डी कक्षा की बात कर रहे हैं अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो वो कलर देता है और अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है तो वो कलर नहीं देगा। जैसे बोल सकते हैं उदाहरण है अपने पास कि Cu2+ यहाँ पे Cu2+ कलर देगा या नहीं, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप किस तरह से बताओगे। इसको बोला जाता है कि रंगीन होगा या फिर रंगहीन होगा। एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो वो रंगीन होता है अर्थात उसका कलर होता है। लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। और अपन से क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कॉपर प्लस कलर देगा या नहीं देगा, या फिर रंगीन होगा या कलरफुल होगा या फिर कलरलेस होगा। तो इसके बारे में जानना है। इसकी बात कर रहे हैं अपन को Cu+ की बात कर रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा था मैंने ऑर्गन 3d10 और 4s1। लेकिन यहाँ पे तो अपने पास कॉपर पे कितना चार्ज है +1 चार्ज है अर्थात +1 के इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुके हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Cu2+ ऑर्गन 3d10। अब यहाँ पे डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरने अपने को 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो यहाँ पे डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन भर
बराबर कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आप मेजर कीजिएगा कि क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या। और मैंने बोला है कि आप अगर एक डिब्बे में या एक कक्षक में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है या एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मानना, और अगर एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है तो समझ लीजिएगा कि वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने बोला है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तब वो कलर दिखाएगा, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो वो कलर नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे अपने पास हो रही है कॉपर प्लस की बात, तो इसमें पूरे ही क्या है, पूरे ही युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक भी नहीं है, तो ये होगा अपने पास रंगहीन। क्या होगा ये अपने पास रंगहीन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने वाला किसी भी टाइप से क्वेश्चन बना सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि इसने पूछ क्या रखा है। इसके बाद में मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे कॉपर C2+ की बात कर रहा हूं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अपने पास Fe2+ है और Cu2+ है। Cu2+ है, इसको प्लस ले लो और इसको CO2+ ले लो, और इनमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें होगी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह के बन सकते हैं, तरीके पे ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन कैसे भी बना दें, तरीका क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे Fe2+ की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3d6। और अगर मैं कॉपर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 3d10। और अगर मैं कोबाल्ट की बात कर रहा हूं तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा यहाँ पे 3d7। अब आपको ये चीज देखना है कि पूछा क्या है इसने कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें ज्यादा होगी। तो निकाल के देखो, इसमें डी में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 भर गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें अपने को 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 5 6 7 5 6 और ये 7। अब आप देखिएगा कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या या n की संख्या ज्यादा होगी। अब आपको इस चीज को देख के बता रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तो पूरा का पूरा कक्षक ही भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे n की संख्या तो 0 होगी, क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और अपने को चाहिए क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज को देख के मेजर कर रहे होंगे कि अगर एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 3 यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, जबकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, n की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे, वो रहेंगे मेरे पास Fe2+ में। किसमें रहेंगे वो, Fe2+ में रहेंगे। अर्थात आपको आंसर लगाना पड़ेगा Fe2+। इसके बाद में जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपना पास नोडीय तल। अगला जो अपना टॉपिक है वो है नोड। अब नोड क्या होती है, इस चीज को समझिएगा कि नोड होता क्या है। तो नोड जो हो सकती है वो बिंदु हो सकता है, रेखा हो सकता है, तल हो सकता है।
नोड रेखा पे पाया जा सकता है, तल हो सकता है, या फिर बिंदु हो सकता है, या फिर कोई सतह हो सकती है। अतः अपन बोल सकते हैं कि रेखा, तल या बिंदु का वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, या बिल्कुल नहीं होती है, या बहुत कम होती है, तो इनका रेखा, तल, बिंदु या सतह का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, या ऐसे बोल सकते हैं बहुत कम होती है, उसे अपन नोड बोलते हैं। ऐसा बोल सकते हैं सीधी सी भाषा में बोला जाए तो कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए कि जाने की जो संभावना 0 या 0 होती है, या बहुत कम होती है, तो उसे अपन बोलते हैं नोड। उसे क्या बोलते हैं? नोड। और नोड को अपन निकाल सकते हैं n-1 नियम से। यहाँ पे नोड निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है n-1। अतः अपन बता सकते हैं कि नोड की संख्या अगर अपने पास n की वैल्यू दे रखी हो तो उसमें से एक कम कर दे तो अपन वहां पे नोड की संख्या को काउंट कर सकते हैं। यह दो प्रकार से बताई गई है, त्रिज्यीय नोड और कोणीय नोड। ये अपने पास दो प्रकार से दिखाई गई है। त्रिज्यीय नोड जहां पे इसका फॉर्मूला होता है n-l+k1। ये तो हो गए अपने पास त्रिज्यीय नोड निकालने का फॉर्मूला। और दूसरा होता है अपने पास कोणीय नोड। इसको निकाला जाता है l के द्वारा। और यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या या कोश की संख्या। l क्या है? l द्विगंशी क्वांटम संख्या है। जैसे अपने इसे बोलते हैं कि अगर मेरे पास 4s उपकोष के लिए कोणीय नोड या त्रिज्यीय नोड की संख्या क्या होगी? तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला है n-l-k1। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हो, l की वैल्यू है यहाँ पे अपने पास 4, l की वैल्यू अपने पास है 4। तो यहाँ पे 4 माइनस l के लिए 0 माइनस के 1 और इधर प्लस के 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। या यहाँ पे अपने पास 4 और माइनस के 1 0। सही है, बिल्कुल सही है, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन नोड निकाल सकते हैं और कोणीय नोड निकाल सकते हैं। इसके बाद में अपने को क्वांटम संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ना है, लेकिन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए जितना पढ़ा है उतना काफी है। और ये जो है सारा का सारा ये है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आप लोगों को ये चीज जानना है कि क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। आने वाला जो पार्ट होगा उसमें इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोगों को वहां पे पता लगेगा कि क्वेश्चनों को किया कैसे जाता है। पढ़ तो लिया सारा का सारा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप कंपटीशन की कोचिंग कर रहे हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड आप कोई से भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को थ्योरी पढ़ने से ही कोई महत्व नहीं होगा। थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करना नहीं आया तो आप
कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करने से ही मतलब नहीं रहता, तरीके होने चाहिए कि अपन को किस तरह से पढ़ना है और किस टॉपिक को पढ़ना है पहले, और इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने से अपने को ये चीज पता लगती है कि क्वेश्चन इस तरह से अपने पास बनते हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये सब चीजें जान ली है कि हो क्या रहा है या क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे या आने वाले जो पार्ट होगा उसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।